तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल एमएन अचीवर पर। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग उस स्तर तक पहुँचे गए थे जो कि हमारी जो बेसिक अथु थी, बेसिक स्ट्रक्चर थी, जो कि हम जान सकते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं थी। आज हम लोग जो एक नए शब्द लेकर आए हुए हैं, नई चीज़ लेकर आए हुए हैं, जो कि एक प्रणाली है, एक विचारधारा है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। हम उसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था से बातें करते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद दुनिया क्या हो गई, दो भागों में बट गई। इस बात को हम बार बार चर्चा कर चुके हैं और हम फिर एक बार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रणाली को समझाने के लिए उस बात की चर्चा करना आवश्यक है। जो कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, दुनिया दो भागों में बट गई। जैसे कि कहते हैं दुनिया दो भागों में बट गई, दुनिया क्या हो गई, दो भागों में बट गई। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, एक दुनिया को क्या कहा गया, पूंजीवादी, एक को कहा गया, एक को पूंजीवादी कहा गया, एक को समाजवादी कहा गया। ठीक है, एक को पूंजीवादी कहा गया, एक को समाजवादी कहा गया। जो कि पूंजीवादी का प्रतिनिधित्व यूएसए कर रहा था, यूएसए और इसके मित्र देश थे इसके अंतर्गत। वहीं समाजवाद की प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर, पता ही होगा, जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं। तो उस समय क्या हुआ, 1947 में भारत आज़ाद हुआ। और हम लोग उस दशक में हम लोग बात करें तो 40 और 50 के दशक में हम बात करें तो क्या हुआ कि उस समय भारत ही नहीं, भारत समय बहुत सारे देश, अन्य देश भी आज़ाद हुए, जो कि हमें उनके इतिहास समझते, भारत भी, चीन भी और सारे भारत, और जैसे एक पाकिस्तान भी, जैसे कि बहुत सारे उस समय देश आज़ाद हुए, श्रीलंका उल्लंका सब उसी के आसपास के एक 10-20 इसी के अंतराल के सब लोग आगे पीछे के समय के आज़ादी के समय के हैं। तो उसी तरह हम बात करें तो भारत के साथ साथ और अन्य देश भी थे जो कि उपनिवेश राज्य से क्या बने, संप्रभु राज्य बने। तो संप्रभु राज्य के पास एक चुनौतियाँ होती हैं। अगर हम बात करें, एक चुनौतियाँ होती है संसाधन की, और हमने कल इस बात को बताया था, लोगों की अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरा कराना बहुत ही एक बड़ी चुनौतियां होती हैं। और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से सीमित प्रयोग किया जाए जिससे हम लोग अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। और साथ ही उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं, और साथ साथ हम लोग को भी उस चीज़ को देखते हुए क्या करना, आगे की ओर बढ़ना है। इन सभी सारी चुनौतियां थीं। अगर हम बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ उस संक्रमण काल में जितने भी नेताओं द्वारा, जितने भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत को, एक देश को न एक अच्छी तरह से संचालित किया जाना संक्रमण काल में एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। क्योंकि एक जब तक क्या होता है कि उस समय क्या होता है, देश एक बहुत अभी शुरुआती दौर में होता है। ठीक है, शुरुआती दौर में होने के साथ साथ क्या होता है, बहुत भारी आंतरिक दबाव भी झेलने पड़ते हैं। कभी कभी उस समय आप लोग इस समय इतिहास देखेंगे, जब हम लोग उसमें चर्चा भी की जाएगी, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो एक बार हम बात कर रहे हैं कि जब उस समय हम इतिहास को देखते हैं तो कहीं यहाँ दंगा, कोई वहाँ दंगा, अलग अलग जगहों पर दंगे हो रहे हैं। किसी के अंदर भाषा के आधार पर लोग लड़ रहे हैं, धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, लोग जाति के आधार पर लड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों का सामना करना उस देश में जहाँ नस्लवाद हो वहाँ पर उस चीज़ों का सामना करना, साथ साथ नस्लवाद और नक्सलवाद दो चीज़ अलग अलग होती हैं। ठीक है, दोनों से कोई ताल्लुकात नहीं है। और जिस देश में आतंकवाद हो वैसे देशों की अच्छी तरह संचालित करना, उस संक्रमण काल से गुजरना बहुत भारी और बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती के सामना करने के लिए, और साथ ही वैश्विक उस समय परिदृश्य देखें, उस समय वैश्विक परिदृश्य का था, दुनिया भी दो भागों में बटी हुई थी। आपके पास इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है कि दुनिया, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो तभी नुकसान, एक तरफ कहा था ना, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाएं, तो जाएंगे दोनों तरफ से क्या होंगे, दोनों तरफ ही परेशानी ही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। पता होगा कि भारत क्या करता है, हर चीज़ों, हर नीतियों को देखें तो क्या करता है, ना इधर ना उधर, हम लोग क्या करेंगे, इधर बीच का रास्ता निकालेंगे। ठीक है, तो अधिकांश हम लोग बीच का रास्ता निकालने की ना मध्यम मार्ग निकालते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी बीच का रास्ता निकालते हैं, जो कि हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आती है। ठीक है, तटस्थ रहेंगे हम लोग। लेकिन तटस्थ रहकर भी आप क्या कर सकते हैं,
जब देश अभी आज़ाद हुआ है, एक संप्रभु राज्य बना है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास राज्य को संचालित करने की एक प्रक्रिया नहीं है, एक नया नया संविधान बना है और किस तरह से संचालित किया जाए उस चीज़ का उसके पास वो चली आ रही लंबी प्रक्रिया नहीं है, उसके बाद लंबी चीज़ एक प्रयोग नहीं है, तो किस तरह से चलाया जाए राज्य के, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती का सामना करने के लिए अब हम लोग क्या करते कि करना पड़ता, चुनौती का सामना भी करना था और किसी तरफ झुकाव भी नहीं लेना था, और हर देशों से क्या करना था, हर विकसित राष्ट्र से, जो उस समय शक्तिशाली राष्ट्र से, उनसे सहायता भी लेनी थी। जैसे कि हम लोग पता है यूएसएसआर और यूएसए दोनों उसमें शक्तिशाली राष्ट्र थे, और उस समय अगर हम बात करें, ये भी ध्यान रखें, इनके सामने भी चुनौतियां थी। इनके ऐसा बात नहीं कि जो देश आज़ाद हुए उन्हीं के सामने बस चुनौतियां थी, इन लोगों के भी सामने चुनौतियां ये थी, अगर जैसे कि मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद हुआ तो भारत इस तरफ, इस गुट की तरफ ना चला जाए, तो क्या करता था, अमेरिका इसे हेल्प करता था, ठीक है, और भारत इस गुट की तरफ न चला जाए, क्या करता था, यूएसए हेल्प करता था। इसी तरह से प्रक्रियाएं चलती रही, ठीक है, इसी तरह से विदेशी नीति तैयार होती रही। तो लेकिन क्या होता है, तो हम लोग ऐसे, भारत ही नहीं, ऐसे बहुत सारे देश थे कि दोनों से क्या होते थे, लाभ लिया करते थे। लाभ लेने के साथ ही भारत क्या होता है कि जैसे कि भारत जैसे अन्य देश भी क्या करते हैं, यूएसए से और यूएसए जैसे देशों से लाभ लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है 1989 में और 1989 से क्या होता है, यूएसएसआर की, सोवियत संघ की विघटन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। वो क्या था, विघटन होने लगता है, वो टूटने की प्रक्रिया अलग अलग भागों में, जो कि आप लोग जानते हैं कि 14 से 15 देशों में क्या हो चुका है, सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर है वो बढ़ चुका है। तो 1989 में ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, मतलब कि जो समाजवादी थी वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से समाजवादी गुट थी वो क्या हो गई, पूर्ण रूप से खत्म हो गई। उसका प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहा था, जो कि यूएसएसआर। इसका यूएसएसआर का बहुत बड़ा भाग क्या होता है, एक देश बचता है जो कि रूस, जो कि आज भी है, जिसके इतनी शक्ति। अब इस चीज़ को, इस देश को उभारने के लिए, जैसे कि पुतिन अभी वहाँ के, तो वहाँ पुतिन द्वारा क्या किया गया, बहुत सारे प्रक्रिया, बहुत सारी नीति लाई जो कि अभी खासी अच्छी स्थिति में है। अब हम लोग बात करें, जब 1989 में जब यह अर्थव्यवस्था विखंडित हो गई, खत्म हो गई, तो क्या होता है, सिर्फ एक ही दुनिया बचती है, क्या होता है, यूएसए। अब उससे क्या होता है कि 1980 से दशक से क्या होता है, 1980 मतलब 1980 एक ही मोनोपोली जिसे कहते हैं, मतलब विश्व शक्ति, जिसे पावरफुल क्या कहते हैं, विश्व शक्ति किसके पास होती है, यूएसए के पास। और अब देशों के पास एक ही चुनौती थी, वो क्या करे कि अब हेल्प तो इसलिए नहीं सकते, ये तो मतलब कि करे। अब यूएसए क्या करता था, अब जो व्यक्ति यूएसए से हेल्प मांगता तो यूएसए क्या करता था, उसके सामने बहुत सारी नीतियाँ रख देता था, बहुत सारी अपनी सहमतियाँ रख देता था। उस समय सहमति को रखने वाला एक सहमति था वाशिंगटन सहमति। वाशिंगटन सहमति क्या करता है, और देखिए वाशिंगटन सहमति, बीजिंग सहमति और सेंटियागो सहमति। तो जो कि वाशिंगटन सहमति क्या है, सहमति क्या है, जो कि क्या है, यूएसए से संबंधित है, ठीक है, जो कि यूएसए से संबंधित है। वाशिंगटन सहमति है वो क्या है, वाशिंगटन सहमति जो है वो यूएसए से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1989 में एक दुनिया थी, एक दुनिया पूर्ण खत्म नहीं, मतलब उसकी विचारधारा थी, क्या हुई, एक विखंडित हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, कमजोर और शिथिल पड़ गया। तो कमजोर और शिथिल पड़ने की वजह से अब यूएसए क्या बचता है, एक क्षेत्र बचता है, एक दुनिया बचती है, जो कि अब क्या होता है कि अब लोग जो विकासशील देश थे, जो अभी आज़ाद हुए थे, उन लोगों के पास अब चुनौतियाँ थी। अब क्या होता था कि ना, अब तो इधर से जल्दी लाभ मिल नहीं सकता, अब इधर से लाभ मांगेंगे तो क्या होगा कि ये कहेगा कि हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियाँ रखेगी, अनेक प्रकार की सहमतियाँ रखेगी। तो क्या होता है, इसी को देखते हुए यूएसए ने एक सहमति बनाई, जिसे हम वाशिंगटन सहमति कहते हैं, वाशिंगटन सहमति कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहता है सहमति, तो देखिए, विकासशील देशों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए आर्थिक सुधार संबंधी सलाह,
मतलब कि जो विकासशील देश थे, जो उस समय अभी अभी आज़ाद हुए थे, उस देशों को आर्थिक मतलब कि आर्थिक गतिविधियां, आर्थिक सुधार संबंधी या उनसे गरीबी से निकालने के लिए, आर्थिक संकट से निकालने के लिए क्या करना, उनकी सलाह करना, उनको सलाह देना, उनकी सहायता करना। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि इस ये जो सहमति है ये किसने बनाई? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, फंड, कोष फंड होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय IMF जिसे कहते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं अमेरिकन ट्रेजरी, जो कि अमेरिका की ट्रेजरी है, जो कि हम वित्तीय प्रणाली कहते हैं, और तथा द्वारा सुझाए गए उपाय। ये क्या होता है? ये उपाय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी द्वारा सुझाया गया एक उपाय है। ठीक है। और तीनों संस्था वाशिंगटन DC में स्थित है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो तीनों संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी, ये कहाँ है? ये वाशिंगटन DC, ठीक है, क्या है? वाशिंगटन DC में उपस्थित है, इसीलिए हम इसे वाशिंगटन सहमति कहते हैं। ठीक है। और सुझाए गए उपाय हैं तीनों संस्था, ठीक है। अमेरिका, इसलिए जॉन विलियमसन, ठीक है, तो जॉन विलियमसन द्वारा क्या इस सहमति को किसके द्वारा बुलाया गया था? जॉन विलियमसन द्वारा इस सहमति को बुलाया गया था। और साथ ही अमेरिकी एवं बाजार अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव, मतलब कि ये क्या करना चाहता था कि अमेरिकी एक बाजार अर्थव्यवस्था को तैयार करना चाहता था, एक बाजार मार्केटिंग तैयार करना चाहता था। ठीक है। अब देखिए, जब भी इस सहमति से कोई भी व्यक्ति जब सहमति से राजी हो तो क्या होता है? प्रमुख अनुशंसा इसमें थी, क्या क्या थी? पहला, वित्तीय अनुशासन। वित्तीय अनुशासन मतलब कि अगर कोई सरकार क्या है जो कि खर्चा जो करेगी वो क्या करेगी? सोच समझ के करेगी, कहाँ पर कितना खर्च करना है, एक लोकतांत्रिक देश की तरह खर्च करेगी, न कि एक निरंकुश शासन की तरह। लोकतांत्रिक देश की तरह खर्च करने से क्या होता है? ये पता चलेगा कि कहाँ पर कितना खर्च करना है, और तथा उस खर्च का लेखा जोखा भी होना चाहिए। तो मतलब कि हमने क्या कहा कि वित्तीय अनुशासन मतलब कि निरंकुश एक अनुशासन में खर्चा किया जाना चाहिए, न कि निरंकुश तरह एक फिजूल खर्ची के रूप में नहीं। सार्वजनिक खर्च में प्राथमिकता तय करना, मतलब कि सार्वजनिक जो खर्च होगा, जो जितने भी खर्च किए जाएंगे सार्वजनिक मतलब कि देश पर ऊपर सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, उस पर किस पर कितना खर्च किया जाए, किस पर कितना खर्च किया जाए, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें, जिससे हम अधिक से अधिक जितना जल्द से जल्द उसका हम विकास की अग्रसर भूमिका में उसका योगदान देख सकें। तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी उसमें अनुशंसाएं थी। ठीक है। ये दो चीज़ें हुए, फिजूल खर्ची नहीं और क्या करना? खर्च का तरीका। कर सुधार मतलब कि कर की सुधार करना, दरों में कमी, कराधान में बढ़ावा, मतलब कि क्या करना कि अब क्या होता है कि बहुत सारे कर सुधार करने की मतलब कि बहुत सारे राज्यों द्वारा क्या किया जाता है कि कर में वृद्धि कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कर में वृद्धि कर दी जाती है। लेकिन कर में वृद्धि नहीं करना है, आपको कर को घटा देना है, लेकिन आपको ऐसा एक नियम बनानी है, एक ऐसी प्रक्रिया बनानी है जिससे कि लोग अधिक से अधिक अपना टैक्स जमा करें। अगर क्या होता है, जिस देश में अधिक से अधिक आप कर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि कर की चोरी होने लगती है। तो कर की चोरी होने लगती है तो हम वैसी प्रक्रिया को नहीं अपनाएंगे, बल्कि हम कर को एक सीमित मात्रा तक रखेंगे जिससे कि सरकार को अधिक नुकसान न झेलना पड़े। और उससे हम क्या करेंगे कि कराधान जो है, मतलब कि कराधान को बढ़ा, मतलब कि हम लोग अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि कम टैक्स रखेंगे, जिससे प्रयास करेंगे अधिक से अधिक लोग अपना टैक्स जमा करें। ब्याज में उदारीकरण, ब्याज में भी हम उदारीकरण प्रयास करेंगे। प्रतिस्पर्धापूर्ण विनिमय दर, जो प्रतिस्पर्धा है जो कि पूरे विश्व स्तर पर हम उसके सुधार, उसके विनिमय दर की प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, हम इसको आगे सब पढ़ेंगे। व्यापार उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बढ़ावा, हम लोग विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे। साथ साथ निजीकरण, हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी भी जगहें हैं, जो ऐसी भी स्थानें हैं जो कि राज्य द्वारा उसको विकास नहीं किया जाता, कुछ ऐसे करेंगे जहाँ पर राज्य द्वारा विकास न किया जा सकता हो, तो हम निजीकरण को थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बढ़ावा देखने को प्रयास करेंगे। और साथ ही संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, अगर कोई देश क्या होता है, कोई देश, और मान लीजिए क्या करेंगे कि विदेशी, जैसे अमेरिका का कोई कंपनी, USA की कंपनी भारत आती है,
भारत आती है तो हम क्या करेंगे, उसकी सुरक्षा मुहैया कराएंगे, जिससे कि कोई ऐसे क्या होता है कि उस पर अन्य प्रकार की टैक्स, रंगदारी टैक्स जैसे कहते हैं शब्द में, तो उस सब अन्य प्रकार के टैक्सों को जमा ना करना पड़े, उसके साथ गलत व्यवहार न किया जाए। इन सभी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखना होगा और उसकी संपत्ति का भी दुरुपयोग न किया जाए। पूर्णतया पूंजीवाद का रुझान, मतलब कि ये जो सहमति है ये क्या है, पूर्णतः समाजवादी, मतलब कि खुले मार्केट, ओपन मार्केट की नीति है। पूर्णतः समाजवादी करना है, पूंजीवादी की नीति है कि समाज क्या करना है, एक देश को क्या करना है, पूंजीवादी देश बनाना है, अपने क्षेत्र को विस्तारित करना है। पूरे विश्व में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, आपको पता होगा कि पूरे विश्व को क्या करना है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसे हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश में LPG, शॉर्टकट में LPG, मतलब कि लिक्विडिटी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और भूमंडलीकरण, ठीक है। अब इसके मतलब कि पूरे विश्व का क्या करना, उदारीकरण करना, निजीकरण करना और भूमंडलीकरण करना, ठीक। अब क्या 9 उदारवादी नीतियां पूरे विश्व पर थोपी गई। ये विचारधारा क्या थी, ये थोपी गई थी, आपकी सहमति नहीं थी। क्यों थोपी जा रही थी, आपने क्या कहा, 2 गुट थे, एक गुट खत्म हो गया, तो अब क्या था कि आपको इस गुट से सहायता लेना है तो आपको गुट से इसकी सहमति पर राजी होना पड़ेगी। जो इसकी सहमतियां हैं, जो इसकी विचारधाराएं हैं, उससे सहमति होनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये अपनी सहायता देने से इनकार कर सकता है, जिससे कि आपके देशों में बहुत सारी गतिविधियां फिर से अग्रसर रूप से देखी जा सकती है, हिंसा देखी जा सकती है, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलने लग जाती हैं। और साथ ही 2000 अब क्या होता है कि इसमें कुछ 2008 के आर्थिक संकट के बाद इसमें विश्वास कम हुआ। पहले लोगों को था कि इसमें अधिक से अधिक विश्वास था, लेकिन जब क्या होता है 2008 में आर्थिक संकट आता है तो इसमें विश्वास कम हुआ था। अब एक बात और बता दें कि अभी इसकी विस्तृत चर्चा, जब इस तो हम सिर्फ समझ लें कि क्या चीज़ है वाशिंगटन सहमति, लेकिन जब हम इसकी विस्तृत चर्चा एक अलग से जब आगे पढ़ते जाएंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ख्याल में बसाए रखिएगा, ध्यान में बसाए रखिएगा, हम इसको आगे उपयोग करेंगे। जैसे कि 2008 के आर्थिक संकट क्या थी, इस चीज़ पर जब चर्चा करेंगे तो हम इस चीज़ पर वहाँ पर बात की जाएगी। अब वहाँ पर जब हम व्यापार उदारीकरण की बात करेंगे, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बढ़ावा करेंगे, निजीकरण की बात करेंगे, अन्य पूंजीवाद की बात करेंगे, जब आगे चलेंगे तो हम लोग इन सभी चीज़ों का आगे जिक्र किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपको एक यहाँ बता दें कैसे पूछे जाएंगे, तो मतलब कि वाशिंगटन डीसी के द्वारा जो बनाए गए हैं सहमति जो है वो क्या है, किसके द्वारा सुझाए गए उपाय थे, तो मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अमेरिकन ट्रेजरी, ठीक है। ये तीनों संस्थाएं कहाँ उपस्थित है, वाशिंगटन में ही। और इसको सहमति किसने बुलाया था, इस जो सहमति है ये किसके द्वारा बुलाया गया था, जॉन विलियमसन, ठीक है, जॉन विलियमसन। एक बाजार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, आपसे पूछ दे कैसी अमेरिकी एन बाजार अर्थव्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव जो कि थोपी जा रही थी। ये अपने राज्य को अपने मन से नहीं किया जा रहा था, एक थोपी गई विचारधारा थी, एक विचार थे, एक सहमति थी। तो ये हुआ। तो अब अगला देखते हैं हम लोग, बीजिंग सहमति। इसे लिख लीजिए, ठीक है, पहले तब हम मिटा रहे हैं।